Hi friends, once again welcome on our channel. Today in electrostatics we will discuss about classical radius of an electron. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। विद्युतिकी एवं चुंबकत्व के अंदर आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन की चिर सम्मत त्रिज्या। In this lecture, we will discuss about electrostatic energy of a uniformly charged sphere, classical radius of an electron, and the force on the surface of a charged spherical conductor. तो आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम एक समान आवेशित गोले के कारण स्थिर विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या तथा आवेशित गोलीय चालक की सतह पर बल, इन तीनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। So first of all, electrostatic energy of a uniformly charged sphere। तो सबसे पहले समरूप आवेशित गोलीय चालक की स्थिर विद्युत ऊर्जा। So electrostatic energy of a uniformly charged sphere. Let a sphere be made up of a large number of infinitesimally thin spherical shells। माना एक गोला कई अनंत सूक्ष्म लंबाई की पतले गोलीय कोश से निर्मित है। तो ये हमारा कोई स्फेयर है। ये जो स्फेयर है ये नंबर ऑफ इन्फिनिटेसिमली थिन स्फेरिकल शेल से बना हुआ है। तो एक हमारा शेल ये, दूसरा शेल ये, थर्ड शेल ये। तो इस तरह से नंबर ऑफ स्फेरिकल शेल को ऐड करोगे तो हमको सबसे बड़ा वाला स्फेयर मिल जाएगा। तो यदि कई अनंत सूक्ष्म पतले गोलीय कोश को मिलाया जाए तो हमें एक गोला प्राप्त होता है। इसलिए हमने ये कहा है a sphere be made up of a large number of infinitesimally thin spherical shells। माना एक गोला अनंत सूक्ष्म पतले गोलीय कोश से निर्मित है। Let the radius of this sphere be r0। माना इस गोले की त्रिज्या r0 है। So this is our sphere। ये हमारा गोला है। The center of this sphere is O and its radius is r0। इस गोले का केंद्र O है तथा इसकी त्रिज्या r0 है। Now we consider a sphere of radius r inside it and add an infinitesimal shell of charge of thickness dr। अब हम इसके भीतर r त्रिज्या के एक गोले की कल्पना करते हैं, या अब हम इस गोले के भीतर एक r त्रिज्या के गोले पर विचार करते हैं तथा इस गोले में एक dr मोटाई के अनंत सूक्ष्म गोलीय कोश को जोड़ते हैं। तो हमारा स्फेयर, ये हमारा गोला है। इस स्फेयर की रेडियस r है या इस गोले की त्रिज्या r है। अब इसके अंदर हम
एक स्फेरिकल शेल जोड़ते हैं, एक गोलीय कोष को जोड़ते हैं, और ये जो शेल है इसकी थिकनेस dr है, तो इस गोलीय कोश की मोटाई dr है। तो इस टाइप से नंबर ऑफ शेल इसके अंदर ऐड करोगे तो धीरे धीरे ऐड करते हुए हम बाहर वाले गोले तक पहुंच जाएंगे। The process of adding the shell will be continue until we reaches to the outermost sphere, that is a sphere of radius r naught। इन गोलीय कोश को जोड़ने का यह क्रम सतत रूप से चलता रहता है तथा यह क्रम तब तक चलेगा जब तक कि हम बाहर वाले गोले अर्थात उस गोले जिसकी त्रिज्या r0 है तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो एक शेल हमारा ये हो गया जिसकी थिकनेस dr है। इसी टाइप से दूसरा शेल लोगे जिसकी थिकनेस dr होगी, तो धीरे धीरे एक के ऊपर एक शेल हम जोड़ते जाते हैं और इस टाइप से जोड़ेंगे कि जोड़ते जोड़ते हम बाहर वाले स्फीयर तक नहीं पहुंच जाएं। तो जैसे जैसे आप ये गोलीय कोष जोड़ते जाओगे तो बड़ा वाला गोला हमको लास्ट में मिल जाएगा। लेट रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, माना रो आयतन आवेश घनत्व है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज अपॉन वॉल्यूम। आयतन आवेश घनत्व से तात्पर्य आवेश अपॉन आयतन से है। सो पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज होगा वो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। तो प्रति एकांक आयतन का आवेश आयतन आवेश घनत्व होगा जिसको हमने रो से इंडिकेट किया है। सो द चार्ज कंटेन्ड इन द स्फीयर ऑफ रेडियस r, इसलिए r त्रिज्या वाले गोले में आवेश। अब इस रेडियस वाले स्फीयर के अंदर चार्ज निकालना है, तो पर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज हमारा रो है, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा रो इंटू वी। मीन्स रो को इसके वॉल्यूम से या इसके आयतन से गुणा करोगे तो इसके अंदर आवेश की मात्रा हमको मिल जाएगी। सो Q इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, क्योंकि हमने कहा था कि रो का मतलब Q अपॉन V होता है, तो Q क्या आ जाएगा रो इंटू वी। V का मतलब R रेडियस वाला जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम, R त्रिज्या वाले गोले का आयतन, और वो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। सो द चार्ज कंटेन्ड इन द स्फीयर ऑफ radius r will be Q equal to 4/3 pi r cube into rho। तो r त्रिज्या वाले गोले के भीतर आवेश Q is equal to 4/3 pi r cube into rho। Now the charge contained in the shell of thickness dr, तो dr मोटाई वाले गोलीय कोश में आवेश। अब ये जो हमारा सेल है इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू थिकनेस। तो अगर हम क्षेत्रफल को मोटाई से गुणा कर दें तो हमको शेल का वॉल्यूम मिल जाएगा, कोश का आयतन मिल जाएगा। तो शेल की रेडियस थी हमारी r, थिकनेस है dr। इसका मतलब ये जो शेल है या ये जो कोश है इसका आयतन क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, क्योंकि इसका एरिया या क्षेत्रफल होगा 4 पाई r स्क्वायर, थिकनेस हमारी dr है, तो वॉल्यूम आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर dr। सो dq इक्वल टू रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर dr। तो हमारे इस शेल के अंदर चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, इस कोश के अंदर
जो आवेश है उसका मान हमको प्राप्त होगा। नाउ द वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड स्फीयर। आवेशित गोले की सतह पर इस आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो वर्क की वैल्यू को निकालनी है, कार्य का मान निकालना है। तो वर्क क्या आएगा, dw इक्वल टू v इंटू डी क्यू, क्योंकि w होता है q इंटू वी। यहां पर q का मतलब dq है एंड v का मतलब पोटेंशियल या विभव, और पोटेंशियल होता है kq बाई आर, मीन्स विभव की वैल्यू हो जाएगी v इक्वल टू kq बाई आर। सो v इक्वल टू kq बाई आर, dq है रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, एंड q हमने निकाला था 4/3 पाई आर क्यूब रो। तो k 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, q की जगह ये रख दो एंड dq की जगह हम ये रख देते हैं। तो dw क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हमारा k है, q की जगह 4/3 पाई आर क्यूब रो रखेंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब रो, नीचे वाला ये r एज इट इज, एंड dq की जगह हमारा रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर आ गया है, तो हमने यहां पर रख दिया है। अब हम क्या करते हैं, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां पर हमारे पास में बचेगा 4 पाई अपॉन 3, और ये एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पर, एक आर से आर कैंसिल करो तो ये आर क्यूब एंड आर रेज टू 4, रो इंटू रो स्क्वायर, और डी आर अपनी पोजीशन पर है। सो डी डब्ल्यू इक्वल टू 4/3 पाई बाई एप्सिलॉन नॉट आर रेज टू 4 रो स्क्वायर डी आर। तो हमारे डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है। नाउ द टोटल वर्क डन। अब हम नंबर ऑफ शेल को ऐड कर रहे हैं, कई गोली कोष को हम जोड़ रहे हैं, तो लास्ट में हमको बड़ा वाला गोला मिल जाएगा या आउटर मोस्ट स्फीयर मिलेगा। इसका मतलब ये जो आर है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी एंड मैक्सिमम वैल्यू इसकी आर नॉट होगी। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, एंड लिमिट क्या होगी आर की, आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू आर नॉट। सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, एंड डी डब्ल्यू हमारा ये है क्योंकि स्फीयर हमारा ये था, तो आर की वैल्यू मिनिमम 0 होगी एंड मैक्सिमम हमारे आर नॉट तक होगी। सो 4 पाई बाई 3 एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू आर नॉट आर रेज टू 4 डी आर, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट था इसलिए इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया है। अब आर रेज टू 4 का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगा आर रेज टू 5 अपॉन 5, एंड लिमिट हमारी 0 टू आर नॉट। सो W इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर, एंड r रेज टू 4 का इंटीग्रेशन r रेज टू 5 अपॉन 5, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू r नॉट। तो r की जगह हम पहले r नॉट रखते हैं एंड देन r की जगह हम 0 रखते हैं। तो 0 रखने पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर r नॉट रेज टू 5 अपॉन 5, और 5 इंटू 3 15। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 15 एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर आर नॉट रेज टू 5। सो दिस इज द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो गोले की सतह पर आवेश को लाने में किया गया कुल कार्य हमारा ये होगा। अब W की वैल्यू अभी हमने ये निकाली है, और वर्क डन हर केस में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। सो दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यह किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होगा।
सो इस W को ही हमने पोटेंशियल एनर्जी कहा है। सो U इज इक्वल टू 4 पाई/15 इप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर R नॉट रेज टू 5। द टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर, गोले पर कुल आवेश Q इज इक्वल टू 4/3 पाई R नॉट क्यूब इंटू रो, क्योंकि रो हमारा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम था और बड़े वाले स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई R नॉट क्यूब, क्योंकि उसकी रेडियस या त्रिज्या R नॉट थी। तो गोले का कुल आवेश Q इज इक्वल टू 4/3 पाई R नॉट क्यूब इंटू रो। तो यहां से अगर रो की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी 3Q डिवाइडेड बाय 4 पाई R नॉट क्यूब। सो अब इस रो की वैल्यू अगर हम यहां पर रखें तो U इन टर्म्स ऑफ Q हमको मिलेगा। तो जैसे ही रो की जगह हम ये रखते हैं U इज इक्वल टू 4 पाई/15 इप्सिलॉन नॉट R नॉट रेज टू 5 एंड रो हमारा हो गया 3Q अपॉन 4 पाई R नॉट क्यूब होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई होल स्क्वायर इंटू R नॉट रेज टू 6। तो ये आ गया। अब एक 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देते हैं, R नॉट रेज टू 5 है और यहां पर R नॉट रेज टू 6 है। तो जैसे इससे ये कैंसिल करोगे एक R नॉट हमारा बच जाएगा, यहां पर 9 और यहां पर 15, तो 3 से कैंसिल करें तो 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो U की वैल्यू हमको मिलेगी 3/5 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R नॉट। सो दिस विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, यह हमारे स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। अब यहां से क्लियर है कि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर एंड U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R नॉट। तो U हमारे Q स्क्वायर के समानुपाती है, साथ ही U R नॉट के व्युत्क्रमानुपाती है। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सरफेस इज, समरूप आवेशित गोलीय सतह की स्थितिज ऊर्जा is directly proportional to square of the total charge of the sphere, गोले के कुल आवेश के वर्ग के समानुपाती होती है। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, साथ ही इसका मान गोले की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। So U is directly proportional to Q square and U is inversely proportional to R naught. Now second topic है हमारा क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या। So classical radius of an electron. An electron is a negatively charged particle having charge -q. एक इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है जिसका आवेश -q होता है। For convenience, we consider that it is a solid sphere of extremely small radius कैपिटल R। सुविधा के लिए हम इसे अत्यंत सूक्ष्म त्रिज्या R का एक ठोस गोला मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम एक सॉलिड स्फीयर मान रहे हैं, एक ठोस गोला मान रहे हैं जिसकी रेडियस R है, जिसकी त्रिज्या अत्यंत सूक्ष्म होती है जो हमारी R है। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए
इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, U इज इक्वल टू 3/5 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। और यहां पर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, इलेक्ट्रॉन हमारा एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या r है, तो इस r नॉट की जगह हम कैपिटल R रख देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी U इज इक्वल टू 3/5, चार्ज हमारा Q जो कि -e होगा, तो -e का स्क्वायर करो तो e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो आप यहां पर Q की जगह e कर देना, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश -e होता है। इफ इलेक्ट्रॉन is at rest, then its energy will be constant mass energy। यदि इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में हो तो इसकी ऊर्जा स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा होगी, मीन्स रेस्ट मास एनर्जी होगी, तो वो क्या आ जाएगा, E equal to m naught c square। Here c is the velocity of light, यहां c प्रकाश का वेग है, एंड m naught is rest mass of electron, तथा m naught इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान है जिसकी वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होती है। Here m naught is the rest mass of electron, यहां m0 इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान है। अब u की वैल्यू 3/5 e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r थी, एंड इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा m नॉट c स्क्वायर है। अब ये भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और ये भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, दोनों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं हैं, तो ये हमारी समान होंगी, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं, इन दोनों समीकरणों की हम तुलना करते हैं। सो 3/5 e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इज इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर। अब यहां से हम अगर r की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, r इक्वल टू 3/5 e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m नॉट c स्क्वायर, क्योंकि सिंपली r यहां से आ जाएगा और m नॉट c स्क्वायर हमारा नीचे आ जाएगा, तो r की वैल्यू हमको ये मिल गई है। If we consider that the charge of an electron remains only on its outer surface, then the energy of electron, यदि हम यह माने कि इलेक्ट्रॉन का आवेश केवल इसकी बाहरी सतह पर होता है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इज इक्वल टू 1/2 e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और यहां से अगर r निकालो तो वो क्या आएगा, 1/2 e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट e, एंड e की वैल्यू m नॉट c स्क्वायर, तो ये वैल्यू आप यहां पर रखो तो r क्या आ जाएगा, 1/2 e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m नॉट c स्क्वायर। तो अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज केवल इसकी आउटर सरफेस पे होता है, केवल इसकी बाहरी सतह पर होता है, तो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या हमारी ये होगी। अब एक इक्वेशन हमको ये मिली है और एक इक्वेशन ये मिली है, अगर इन दोनों को हम देखें तो r के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, केवल कांस्टेंट का फर्क आ रहा है कि यहां पर फैक्टर 3/5 है और यहां पर फैक्टर 1/2 है, तो केवल गुणांक का अंतर है, बाकी हमारा सेम है। Thus, both the equations are same, only difference in between them is of constant। In one equation
constant is 3/5, whereas in another it is 1/2. तो दोनों समीकरणें हमारी समान हैं। दोनों कौन सी? एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों समीकरणों में केवल अंतर यह है कि एक के अंदर नियतांक हमको 3/5 मिल रहा है, जबकि दूसरे के अंदर नियतांक ये कांस्टेंट 1/2 है। Since electron is neither a fully charged sphere nor a charged spherical shell, so its radius will be r is equal to twice r. चूंकि इलेक्ट्रॉन न तो पूर्णतः आवेशित गोला है तथा न ही आवेशित गोलीय कोश है, इसलिए इसकी त्रिज्या r इक्वल टू 2r होगी। अब r की वैल्यू हमारी ये है, तो इसका डबल करोगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स r इज इक्वल टू e स्क्वायर अपॉन 4πε0 m0 c स्क्वायर। सो इलेक्ट्रॉन की रेडियस r की वैल्यू हमको मिल गई है 1/4πε0 e स्क्वायर अपॉन m0 c स्क्वायर। हियर e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर e इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। m0 इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान m0 है, जिसका मान 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। हियर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। c प्रकाश का वेग है, जो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, एंड 1/4πε0 इज अ कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है। तो ये वैल्यूज हम यहां पर रखें। सो r इज इक्वल टू, यहां पर हमने 9 इंटू 10⁹, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और पावर 2 है, जो हमने एज इट इज लिख दिया। m0 की जगह हमने ये रख दिया है, एंड c की वैल्यू हमारी ये है। अब अगर इसको सॉल्व करें तो r की वैल्यू हमको मिलेगी 2.82 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। सो दिस विल बी द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह हमारे इलेक्ट्रॉन की अप्रोक्सीमेट रेडियस होगी, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का लगभग मान होगा। दिस इज ओनली द approximate value of the radius of a sphere in which the electron is present। यह उस गोले की त्रिज्या का लगभग मान है जिसमें इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस स्फीयर के अंदर है, उस स्फीयर की अप्रोक्सीमेट रेडियस हमारी 2.82 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होगी। नाउ हमारा लास्ट टॉपिक है फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। सो फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। When a charge is given to a conductor, then it will distribute uniformly along its outer surface। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, तो वह आवेश इसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। Now we consider a sphere ABC having surface charge density sigma। अब हम एक गोले ABC पर विचार करते हैं जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो हमारा स्फीयर ABC, और ये जो स्फीयर है इसका
सरफेस चार्ज डेंसिटी या पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। लेट पॉइंट P be present outside the sphere and point Q be inside the sphere। माना इस गोले के बाहर एक बिंदु P है तथा इस गोले के भीतर बिंदु Q है। ये हमारा पॉइंट P और ये पॉइंट हमारा Q है। The electric field at a point just outside the conductor। चालक के ठीक बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अगर पॉइंट इसके जस्ट बाहर है, बिल्कुल बाहर है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र क्या होगा? इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हियर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। An electric field on the point situated inside the sphere will be 0। साथ ही यदि कोई बिंदु चालक गोले के भीतर स्थित हो तो उस पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। तो पॉइंट Q हमारा अंदर है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और पॉइंट P बाहर है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, इस स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट हमारा ए बी और दूसरा पार्ट ए सी बी। तो ये हो गया है। इफ पॉइंट पी इज आउटसाइड द स्फीयर, यदि बिंदु पी गोले के बाहर हो तो EP इज इक्वल टू E1 प्लस E2। क्योंकि E1 हम ए बी पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हैं और E2 हम ACB पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान रहे हैं। तो बिंदु P पर AB के कारण विद्युत क्षेत्र E1 एंड बिंदु P पर ACB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र E2। So EP is equal to E1 plus E2। Here E1 is the electric field at P due to AB। यहां E1 गोले के AB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र का मान है, कि हमने E1 मान लिया है। एंड E2 इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू ACB पार्ट ऑफ स्फीयर। साथ ही गोले के ACB भाग के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E2 है। तो AB के कारण E1 एंड ACB के कारण E2। अब E1 की वैल्यू E और E2 की वैल्यू हमारी 0। E1 का मतलब जो कि E है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो EP आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये डायग्राम अभी हमने दिखाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q, बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र। अब पॉइंट Q पर AB पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 डैश एंड पॉइंट Q पर ACB पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 डैश। सो EQ इज इक्वल टू E1 डैश प्लस E2 डैश। और क्योंकि पॉइंट Q स्फीयर के अंदर है और हमने कहा था कि अगर पॉइंट कंडक्टर के अंदर है, चालक के भीतर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। सो EQ इक्वल टू 0। तो E1 डैश प्लस E2 डैश इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, E1 डैश इज इक्वल टू माइनस E2 डैश। Here E1 dash is the electric field at Q due to AB part of conductor और AB part of sphere। यह E1 dash बिंदु P पर गोले के AB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र है
and E2 dash is the electric field at Q due to ACB part of sphere. E2 dash गोले के ACB भाग के कारण बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र का मान है. Since point P and Q are very close to AB and are symmetrical situated, चूंकि बिंदु P तथा Q AB भाग के अत्यंत समीप स्थित हैं तथा सममित रूप से स्थित है. सिमेट्रिकली सिचुएटेड, ये सममित स्थित का मतलब है कि जितना AB के ऊपर की साइड में P है उतना ही AB के नीचे की साइड में Q है. मीन्स AB से P की डिस्टेंस एंड AB से Q की डिस्टेंस सेम है. सो E1 इज इक्वल टू माइनस E1 डैश. तो E1 और E1 डैश की वैल्यू सेम होगी, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी. सो E1 इक्वल टू माइनस E1 डैश. और यहां पर अगर हम बात करें तो ये डायरेक्शन गलत दिखा रखी है, क्योंकि ये वाला पार्ट ले रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस साइड में होगा, तो इसको आप ऊपर की तरफ दिखाना, तो E2 डैश भी ऊपर की तरफ होगा. तो अगर इसको कंसीडर करें सो E2 इक्वल टू E2 डैश. सो E2 इक्वल टू E2 डैश. सो E1 इक्वल टू माइनस E1 डैश एंड E2 इक्वल टू E2 डैश. अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अगर हम लें तो E1 डैश की जगह आप माइनस E1 रख दो, E2 डैश की जगह आप E2 रखो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस E1 इक्वल टू माइनस E2 या फिर E1 इक्वल टू E2. सो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हमको मिलेगा E1 इज इक्वल टू E2 और ये हमारा E के बराबर होगा, और ये हमने निकाला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. इट मीन्स E2 इक्वल टू E1 इक्वल टू E बाई 2, क्योंकि E1 प्लस E2 हमारा E के बराबर है, जो हमारा EP है. सो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E बाई 2 और E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0. सो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E बाई 2. E की वैल्यू हम ये रख दें तो ये क्या आ जाएगा, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट. Now the electric field due to ACB part of sphere, गोले के ACB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0, जो अभी हमने निकाला था. इफ सरफेस एरिया ऑफ AB इक्वल टू DA, यदि AB का पृष्ठ क्षेत्रफल DA हो तो चार्ज ऑन AB पर आवेश या AB का आवेश, क्योंकि सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो अगर इसको हम DA से मल्टीप्लाई करें तो हमको AB का आवेश मिल जाएगा, AB का चार्ज मिल जाएगा. सो DQ इक्वल टू सिग्मा इंटू DA, तो हमारे AB का चार्ज आ गया है, AB का आवेश मिल गया है. अब ये डायग्राम पहले हमने दिखाया था. सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड E2 of ACB will exert a force on the element AB, चूंकि ACB भाग का विद्युत क्षेत्र E2 AB भाग पर एक बल लगाता है, इसलिए DF इक्वल टू DQ इंटू E2, क्योंकि F होता है QE. अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E2 एंड चार्ज हमारा DQ है, तो DF आ जाएगा DQ इंटू E2. DQ की जगह सिग्मा DA रख दो, E2 की जगह सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0 रखो, तो DF क्या आ जाएगा, सिग्मा DA इंटू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0. तो सिग्मा इंटू सिग्मा सिग्मा स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर
अपॉन ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट dA। तो अगर हम केवल dA एरिया लें या dA क्षेत्रफल लें तो जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू ये होगी। टोटल अगर फोर्स निकालना है, कुल बल का मान निकालना है, तो वो क्या होगा? इफ सरफेस इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, देन द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज्ड स्फीयर। यदि गोले की सतह एक समान रूप से आवेशित हो या यदि गोले की सतह समरूप आवेशित हो, तो आवेशित गोले पर कुल बल F क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dF, और इंटीग्रेशन हमारा सरफेस इंटीग्रल होगा, तो F इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट dA एंड सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसलिए इसको इंटीग्रेशन से हमने बाहर ले लिया है। तो F हमको क्या मिला? सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रेशन dA। सिंस सरफेस इंटीग्रेशन dA इज इक्वल टू A, तो इसको कैपिटल A कर दो, तो F आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर A अपॉन ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट। सो F इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर A अपॉन ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट। नाउ F की वैल्यू हमने ये निकाली है। एंड अगर स्फीयर की बात करें तो अगर उसकी रेडियस r है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो चूंकि गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, इसलिए उसका क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होगा। तो इस a की जगह 4 पाई r स्क्वायर रख दो। सो F इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल करो तो ये क्या बचेगा? F इक्वल टू ट्वाइस पाई सिग्मा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। तो हमारे F की वैल्यू आ गई है। नाउ द इलेक्ट्रिकल प्रेशर ऑन AB। AB भाग पर विद्युत दाब, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। दाब इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल। अब dF की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट dA है, तो प्रेशर निकालोगे तो P क्या आ जाएगा? dF अपॉन dA। सो इलेक्ट्रिकल प्रेशर ऑन AB भाग पर विद्युत दाब P इक्वल टू dF अपॉन dA। तो इस dF में dA से डिवाइड करोगे तो dA कैंसिल हो जाएगा, तो P क्या आ जाएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट, और E की जगह हम सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0 रख सकते हैं। तो P पहले सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट, E का मतलब सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0, तो सिग्मा क्या आ जाएगा? इप्सिलॉन नॉट E। तो सिग्मा की जगह इप्सिलॉन नॉट E करो, सो P इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो अगर इसको ओपन करो तो एक इप्सिलॉन 0 कैंसिल कर दो, तो P हमको क्या मिलेगा? हाफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिकल प्रेशर ऑन AB। यह AB भाग पर विद्युत दाब का मान होगा। सो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकाला है, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड स्फीयर निकाला है, और साथ ही हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड स्फीयर के बारे में भी डिस्कस किया है। सो गुड बाय।